कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती और आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है ग्रेविटेशन, इस चैप्टर को आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रेविटेशन होती क्या है। तो आप ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ होता है, लेकिन अगर सिर्फ ग्रेविटेशन बोले तो ग्रेविटेशन का डेफिनेशन होता है ग्रेविटेशन इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज। ये कोई भी दो बॉडीज के बीच में हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि अर्थ और अर्थ पर रखे किसी ऑब्जेक्ट के बीच में ही होगा, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो सकता है। अब एग्जांपल में जैसे बोर्ड और ये जो मार्कर है ना, इस दोनों के बीच में भी कोई फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। आपको लग रहा होगा कि ये झूठ बोल रही है, बट कुछ देर के बाद आप लोगों को ये समझ में आने लग जाएगा। ग्रेविटेशन इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। ये क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो बॉडीज के बीच में। अब दो बॉडीज क्या हो सकती है? ये बोर्ड और मार्कर भी हो सकता है, ये मार्कर और ये अर्थ भी हो सकता है, ये रूम जो है मेरा वो रूम और अर्थ भी हो सकता है। अब ये कैसे? आप बोलेंगे कि अगर ये ग्रेविटेशन है इस दोनों के बोर्ड और मार्कर के बीच में, तब तो अगर हम इस मार्कर को गिराएंगे तो वो इस बोर्ड पर गिरना चाहिए, बट ये बोर्ड पर नहीं गिरता है, वो जमीन पर गिर जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, अगर हम इस पर गिराएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी तो किसी चीज पर है, तो वो किस पर है? वो भी अर्थ सरफेस पर ही है। तो इसलिए ये जो मार्कर है ये इस पर ना गिर करके अर्थ पर गिरेगा, क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और इस बोर्ड का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इस फोर्स से, इस बोर्ड के फोर्स से कई गुना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स किसका है? हमारे अर्थ का है। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के ऊपर है वो मतलब कि अर्थ के सरफेस के ऊपर है, वो अर्थ पर ही जाकर गिरती है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। अब इसके बाद होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब एक न्यूटन थे जिन्होंने बहुत सारे लॉ दिया ग्रेविटेशन के ऊपर। तो अब वो क्या है तो उसके बारे में समझते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। अब बताओ, अब ये बात क्लियर हुआ? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ये बोर्ड क्या ये एक ऑब्जेक्ट है? ये भी यूनिवर्स में ही है ना। आप बोलेंगे अर्थ पर है, तो अर्थ भी एक यूनिवर्स का ही तो पार्ट है। तो ये जो बोर्ड है ये भी एक यूनिवर्स का पार्ट है, ये जो मार्कर है ये भी एक यूनिवर्स का पार्ट है, और ये दोनों क्या है? ये दोनों ऑब्जेक्ट है। तो इस दोनों के बीच में भी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये किसने कहा? हमारे न्यूटन साहब ने कहा। ठीक है। अट्रैक्शन एवरी अदर ऑब्जेक्ट बाय अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? उसके प्रोडक्ट। अब ये जो मास है, अब इस ऑब्जेक्ट का, ये जो बोर्ड है इसका जो मास है और इसका ये जो मार्कर का मास है, इस दोनों का क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब जैसे देखो ऑब्जेक्ट यहाँ रखिए, अब इस दोनों के बीच में हमको क्या निकालना है? फोर्स निकालना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे? ये जो फोर्स है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो ये जो बोर्ड है उसका मास फाइंड करेंगे, ये जो मार्कर है इसका क्या करेंगे? इसका भी मास फाइंड करेंगे, और ये जो है ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये ऑब्जेक्ट है और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना उसका स्क्वायर कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा? हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकल जाएगा। अब चलिए इसी को हम लोग निकाल करके देखते हैं। लेट टू बॉडीज, क्योंकि यहाँ पर टू बॉडीज, दो बॉडीज के बारे में दिया गया है। लेट टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2। अब देखो दो ऑब्जेक्ट का मास है, मास क्या है? m1 है और m2 है। हमने इसको सपोज कर लिया, लेट कर लिया, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज r, और उस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना उसको हम लोग ने क्या मान लिया? उसको हमने r मान लिया। अब चलिए, अब ये जो न्यूटन जो ग्रेविटेशन लॉ दिया गया है उसको पुट करते हैं। अब क्या कहा गया? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये फोर्स है, ये किसका साइन है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मास क्या है? m1 इंटू m2, मतलब ये जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? m1 इंटू डॉट का मतलब m2 होता है, सॉरी मल्टीप्लाई का साइन होता है।
डॉट मतलब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है, जहाँ पर बहुत सारा मल्टीप्लाई करना होता है वहां पर हम लोग डॉट का यूज करते हैं, ठीक है। और क्या कहा गया है कि एफ ही जो है क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का। तो मतलब कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। 1/r² लिखने का मतलब क्या हो गया कि एफ को ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो f इज इक्वल टू m1 इंटू m2 बाय r का स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज जो कि कांस्टेंट रहता है वो है ग्रेविटेशनल। तो g का मतलब क्या होता है, कैपिटल G किसको दिखाता है, तो ये ग्रेविटेशन को दिखाता है। तो f इज इक्वल टू gm1 इंटू gm2 बाय r का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अगर हम लोगों को फोर्स निकालना होगा तो हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब g का वैल्यू क्या होता है उसको भी बता देते हैं। तो वैल्यू ऑफ g कहाँ पर लिख रहे हैं, यहीं पर लिखते हैं। वैल्यू ऑफ g, कैपिटल G, यहाँ पर स्मॉल g मत लिखिएगा क्योंकि स्मॉल g का वैल्यू अलग होता है, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। स्मॉल g का क्या वैल्यू होता है, स्मॉल g का वैल्यू, स्मॉल g को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो उससे जो हमारा लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन है वो सब भी चेंज हो जाता है। तो उसे हम लोग आगे किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो वैल्यू ऑफ g इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अगर इसे हम लोग और शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो 6.7, क्योंकि यहाँ पर 6 है, 6 5 से ऊपर है तो इसलिए एबव है, तो इसलिए 7 हो जाता है। 6.7 इंटू 10⁻⁻11। आप जो लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। और एक यहाँ पर वैल्यू लिखाता है, इसे मैं यहाँ इरेज कर देती हूँ। वो क्या होता है, वो होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। आप जो चाहे तीनों में वो लिख सकते हैं, सब सही होगा, ठीक है। तो ये हमारा g का कांस्टेंट वैल्यू है जो कि यहाँ पर पुट किया जाता है। अब यहीं पर अगर हम लोगों को g फाइंड करना रहे तो हम लोग कैसे करेंगे, एक मिनट इसे इरेज कर देते हैं। अब जैसे देखिए हमने क्या फाइंड किया अभी, f इज इक्वल टू gm1 इंटू m2 बाय r का स्क्वायर। तो आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। m1 m2 ये किस में चेंज होता है, ये होता है kg में होता है, क्योंकि मास को हम लोग kg में ना मेजर करते हैं। और वही r रेडियस है तो ये किलोमीटर मीटर में होता है। बट ये जो g है इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका यूनिट क्या होगा। तो बस यहीं पर जिसका यूनिट पता है उसको लिख देते हैं, जो नहीं पता है उसको छोड़ देते हैं, अपने आप उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो f के बदले हम लोग n लिखेंगे, g तो g वही रहेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर m किस में होता है, मेजर मास किस में होता है, kg में होता है। तो यहाँ पर kg स्क्वायर हो जाएगा। kg स्क्वायर कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर दो मास है तो मास का स्क्वायर हो जाएगा। बाय r किस में होता है, तो r रेडियस या डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर में होता है। तो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर का स्क्वायर। तो अब देखो, अब इसको चेंज करेंगे तो ये g इस साइड आ जाएगा। तो g इज इक्वल टू n किलोमीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा g का वैल्यू हो गया, g का सॉरी SI यूनिट हो गया। तो SI यूनिट ऑफ g, सॉरी यहाँ पर कैपिटल G होगा, g इज n km स्क्वायर बाय kg स्क्वायर। आपको ये याद रखना होगा कि फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। मास को हम लोग किसमें, तो kg में। और फिर वही अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो उसे किलोमीटर या मीटर में होता है। बट यहाँ पर एक बहुत ही बड़े डिस्टेंस की बात करें इसलिए यहाँ पर हम लोग किलोमीटर का यूज किए हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लोग g का वैल्यू लिखे तो 6.67, एक मिनट थोड़ा नीचे करते हैं, g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 n km स्क्वायर बाय kg स्क्वायर। अब जैसे देखो किसी हम जैसे 10 फोर्स लगा रहे तो 10 न्यूटन लिखते हैं ना,
हम लोग जैसे वेट, किसी चीज का वेट मेजर करना रहता है, वेट नहीं, वेट भी न्यूटन में होता है, ठीक है। अब ये वेट न्यूटन में कैसे होता है इसे हम लोग भी आगे पढ़ेंगे। अब जैसे देखो मास, किसी ऑब्जेक्ट का मास 50 kg है, तो हम यहाँ पर सिर्फ 50 लिख करके नहीं ना छोड़ रहे हैं, यहाँ पर kg लिख रहे हैं ना। तो वैसे ग्रेविटेशन का जो वैल्यू है वो 6.67 इंटू 10⁻11 है, जिसको सिर्फ ऐसे ही लिख करके नहीं छोड़ेंगे, इसके आगे लिखेंगे km² बाय kg²। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसके आगे का जो टॉपिक है, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, मास और वेट में क्या क्या डिफरेंसेस होता है, उसे हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में समझते जाएंगे। धीरे धीरे एक छोटा छोटा टॉपिक लेकर के एक एक वीडियो हम लोग समझते जाएंगे। आई होप कि आज के इस वीडियो में जो भी पढ़ाए आप लोगों को वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।